मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूं और वेलकम करती हूं कि आप लोग मेरे चैनल में जो नए वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं। इसी सीरीज में मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आती हूँ और एक नया एक्ट लेके आती हूँ। अभी तक मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवा दिया है 1872 और कंपनी एक्ट करवा दिया है 2013। इसके अलावा मैंने आपको बिजनेस और मैनेजमेंट लेजिस्लेशन का किस तरह का रिलेशनशिप है उस पर भी 2-3 वीडियोस बना करके प्रेजेंट किए हैं। आज इसी सीरीज में एक नया एक्ट शुरू कर रही हूँ, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कब इसकी जरूरत पड़ी और क्या ये कहता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आगे का ये हिस्सा है। इन सब चीजों को साथ में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ को आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अपना क्लास, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है इसकी थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ मैं आपको। यहाँ 1930 लिखा है मैंने इसके फॉर्मेशन ईयर में और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ आपको 1893 में। थोड़ा सा अपने ध्यान पे और दिमाग पे जोर डालिए। 1872 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजें शामिल कर दी गई थी, यानी सेल से संबंधित भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट उसमें शामिल थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि जब इकोनॉमिक जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 से 123 तक की जो बातें थी वो सेल के बारे में, सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें करते थे, तो वो नाकाफी साबित हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिपील कर दिया उन सेक्शंस को, यानी रद्द कर दिया उन सेक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से, ठीक है। पूरी तरह से खत्म नहीं किया था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से खत्म किया था और उन्हें डाल दिया था सेल ऑफ गुड्स लॉ में। कौन से सेक्शंस को? 76 से 123। और ये कौन से चैप्टर में थे? चैप्टर नंबर 7 में थे, जो इंडियन कंपनी लॉ था। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो इंडियन कंपनी लॉ का चैप्टर 7 था उसमें सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 तक के जो जितने भी बातें थी, धाराएं थी, उन सब को वहां से हटाकर रिपील करके, यानी रद्द कर दिया था वहां से, तो और एक नया लॉ बना दिया था जिसका नाम था द सेल ऑफ गुड्स लॉ, ठीक है। ठीक चल रहा था, सब कुछ ओके था। लेकिन बाद में फिर वही वाली बात कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने लग गए थे और वो सारी चीजें भी नाकाफी साबित हो रही थी और कुछ नए अमेंडमेंट्स करना जरूरी हो गया था, नई बातें उसमें ऐड करना जरूरी हो गया था। तो कुछ 1926 में क्या हुआ, एक नए लेजिस्लेशन के ऊपर काम शुरू हो चुका था कि अब एक नीड अराइज हो रही थी कि एक नया लॉ बनाया जाए जिसमें पुराने लॉ के साथ साथ कुछ नई बातें भी ऐड की जाए। तो 1926 में जब ये बातें हुई थी तो 1930 में ये जा करके कंप्लीट हुई और 1930 में उस एक्ट का नाम दिया गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं 1930, इसके बारे में आपको इसकी हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए। कोई अगर आपसे ये पूछ ले क्या ये नए सिरे से बना था, नहीं, ये नए सिरे से नहीं बना था। ब्रिटिश लॉ ने जो हमारा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बनाया था उसी का एक पार्ट उठा करके सेल लॉ बनाया था और फिर बाद में हमारे को एक नया लॉ बनाना पड़ा था, ठीक है। इस तरह की बातें हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा इस एक्ट को। ये कहता है जो सेक्शन 1 है, उस सेक्शन 1 के 3 हिस्से थे, सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3। ये तीनों जो सब सेक्शन है ये बातें बताते हैं कि एक तो उसका टाइटल क्या होगा, उस एक्ट का क्या टाइटल होगा। तो एक्ट का टाइटल था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर आया था ये कहाँ लागू होगा, तो ये पूरे इंडिया में लागू होगा। फिर आया था कि ये कब से एनफोर्स होगा, कब से लागू हुआ माना जाएगा, तो ये 1 जुलाई 1930 से लागू हुआ माना गया था। ये आपको पूरी डेट ध्यान होनी चाहिए। जब भी आप अगर बात करोगे किसी एक्ट के एनफोर्समेंट की तो आपको यकीनन उसकी डेट भी होनी चाहिए याद और उसका मंथ भी याद होना चाहिए। केवल फॉर्मेशन ईयर याद होना नाकाफी होता है, ठीक है। तो ये 1 जुलाई 1930 को एनफोर्स हुआ था और जो जाना जाता है ये द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जाना जाता है। अब आगे की बात करते हैं। इसको मैंने कह दिया जो सेक्शन 1 है वो इंट्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन बताता है, ठीक है। इसमें हमने तीनों बातें कर ली है कि क्या नाम है, कहाँ लागू हुआ और कब से लागू हुआ, ठीक बात है। अब शुरू करते हैं फॉर्मेशन
कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें खास बात यह है कि एग्रीमेंट टू सेल के लिए तो सेक्शन 4 ने कवर किया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को सेक्शन 5 ने कवर किया है। इस चीज को आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा और क्लियरली समझना होगा कि किस तरीके से ये सेक्शंस ने अलग अलग दो बातें करी हैं। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसमें तो हम कहते हैं कि ये जो दो पार्टी हैं, उन दोनों पार्टी ने, एक ने खरीद लिया और एक ने बेच लिया, यानी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, पोजीशन भी ट्रांसफर हो गया और कंसिडरेशन भी मिल गया, तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर हम ये वादा करें कि आने वाले भविष्य में मैं इसका पेमेंट कर दूंगा या आने वाले भविष्य में इसकी मैं डिलीवरी दे दूंगा, तो ये माना जाएगा ये एग्रीमेंट टू सेल है ना। बेचने का वादा किया जा रहा है, समझौता किया जा रहा है, अभी बेचा नहीं है। बेचा तब तक नहीं माना जाता जब तक कि दोनों के जो प्रॉमिसेस है वो फुलफिल नहीं हो जाते। इसको कुछ ऐसा समझ लो आप कि जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ने के अलावा हमने टाइप्स जब पढ़े थे तो मैंने बताया था परफॉर्मेंस बेसिस पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक होता है एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो तो एग्जीक्यूटेड माना जाता है और जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो एग्जीक्यूटरी माना जाता है। एग्जीक्यूटरी का मतलब अभी निष्पादन होना बाकी है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब निष्पादित, दोनों ने अपने पार्टीज ने अपने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल कर दिया है। तो होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ में आएंगी, हालांकि मैं इनके डिफरेंसेस भी बताऊंगी, लेकिन एक जनरल टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल और एग्रीमेंट टू सेल में आपको क्या डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जीक्यूटेड है और कौन सा एग्जीक्यूटरी है। तो एग्रीमेंट टू सेल हमेशा एग्जीक्यूटरी है और जो कॉन्ट्रैक्ट सेल है वो हमेशा एग्जीक्यूटेड है। क्लियर है? तो सेक्शन 4 ने और सेक्शन 5 ने इसे डिफाइन किया है। सेक्शन 4 ने जो एग्रीमेंट टू सेल को डिफाइन किया उसने ये कहा है कि a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer, यहाँ agrees आ गया यानी agreement की बात कर रहा है, agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। देखिए, ध्यान देने की बात है, यहाँ प्राइस एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत सारी चीजें इसकी छोटी छोटी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इस एक्ट में छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जरा सी गलती आपके मार्क्स कटवा सकती है। तो प्राइस भी होना चाहिए और इसमें एग्रीमेंट भी होना चाहिए। यहाँ एक चीज याद रखिए, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उसके जो एसेंशियल फीचर्स थे कि मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये सारी बातें तो आएंगी ही, यानी ये तो इम्प्लाइड ही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो ये सब तो होगा ही होगा। सेल की भी बात हो रही है तो कुछ एक चीजें होंगी। यहाँ कंसिडरेशन में ऑलवेज मनी मस्ट बी देयर। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक व्यक्ति कोई एक चीज दूसरे को किसी चीज के बदले में देता है तो यहाँ कंसिडरेशन कोई कमोडिटी है, और अगर कंसिडरेशन में मनी की बजाय कमोडिटी होता है तो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ सेल, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये तो बार्टर सिस्टम के तहत हो गया और बार्टर सिस्टम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्राइस होनी चाहिए और प्राइस का मतलब यहाँ मनी से है। ठीक है, तो कंसिडरेशन तो है लेकिन अगर मनी नहीं है तो नहीं माना जाएगा। कम ज्यादा होना ये एक अलग चीज हो सकती है, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन कम ज्यादा हो सकता है। ठीक बात है? तो यहाँ पे ये कहता है दे मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, चाहे ओनर हो या दूसरा पार्ट हो, उन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज पे हम सहमति कर लेते हैं कि मैं आगे आने वाले भविष्य में या तो माल तुम्हें दे दूंगा, पेमेंट अभी कर दो, और नहीं तो बायर ये कह सकता है तो माल मुझे अभी दे दो, मैं पेमेंट बाद में कर दूंगा, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, इसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 4 ने कवर किया है। और जबकि सेक्शन 5 ने ये कहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। देखिए, ऑफर एंड यहाँ एक बात है, ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, ऑफर भी आ गया है और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो गया है। आगे कहता है द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, तुरंत आपको चीजों की डिलीवरी कर दी जाएगी, और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ, या कीमत की इमीडिएट प्राइसिंग कर दी जाएगी, पेमेंट कर दिया जाएगा, या दोनों एक साथ हो जाएंगे।
दोनों में से कोई भी एक चीज अगर तुरंत हो जाती है तो हम इसे ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सेल है। जबकि दोनों में से कोई एक या दोनों आने वाले भविष्य में होंगी तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पेमेंट या इमीडिएट डिलीवरी ऑफ जो कमोडिटी है या दोनों है, यही खास फीचर है जो एग्रीमेंट टू सेल और सेल कॉन्ट्रैक्ट का अंतर पैदा कर देता है। तो अगर इमीडिएट डिलीवरी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर प्रॉमिस है इस चीज का कि भविष्य में हम दे देंगे तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। अब आगे कहता है दैट द डिलीवरी ऑफ पेमेंट ऑफ बोथ शैल बी पोस्टपोन्डेड। ये भी हो सकता है कि इसको वो बाद में पोस्टपोन कर दे, ये आपस की सहमति हो सकती है। किसी एक व्यक्ति ने अगर अपनी चीज तुरंत दे दी है और दूसरे ने ये कहा कि मैं आने वाले भविष्य में दे दूंगा, तो ये सारी चीजें हम ये मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ है। अब ये सेक्शन 5 ने कवर किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 5 क्लियर समझा दिया है तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, मैंने आपको बताया कि जो एग्रीमेंट टू सेल है ये एग्जीक्यूटरी टाइप का होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट सेल होता है ये हमेशा एग्जीक्यूटेड टाइप का होगा। अगर मैं बात कहूं कि राइट क्या होता है, आपको एक नई चीज बता रही हूँ, जरूर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लेकिन शायद ज्यादा ध्यान ना दिया होगा आपने। लैटिन वर्ड है जस्ट इन रेम और एक लैटिन वर्ड है जस्ट इन पर्सोना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, लैटिन वर्ड जो जस्ट इन रेम है वो ये कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट सेल होते हैं यानी जिसमें तुरंत का काम है वो हमेशा जस्ट इन रेम होते हैं, यानी राइट इन पोजेसिंग द गुड्स फॉर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक बात है, पूरे संसार के सामने वो अपने पास ये राइट रखता है कि ये चीज मेरी है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में केवल व्यक्ति के अगेंस्ट में वो राइट रखता है कि ये सेल मेरी मानी गई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो कहता है कि जो सेल कॉन्ट्रैक्ट सेल है उसका प्रिंसिपल तो होता है राइट ऑफ गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं जस्ट इन रेम। और जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्रिएट्स पर्सनल राइट, यानी वो व्यक्तिगत अधिकार पैदा होता है और जिसको लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं जस्ट इन पर्सोनम, यानी अगेंस्ट द पर्सन इन डिफॉल्ट फॉर फुलफिलिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी रह जाती है या फुलफिल नहीं हो पाता है तो केवल एक व्यक्ति के खिलाफ वो अधिकार रखता है, इसको जस्ट इन पर्सोनम कहते हैं। अब आगे की बात कहते हैं अगर ब्रीच हो जाए, ब्रीच का मतलब है कोई खंडन हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी रेमेडी क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट सेल में जो रेमेडी है, द सेलर हैज अ राइट टू स्यू फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स या लीव या स्टॉपेज। जो सेलर है उसके पास ये राइट है कि या तो वो बायर के खिलाफ में सूट फाइल कर सकता है, यानी कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है, या फिर वो चीजों को रोक सकता है या रास्ते में ही माल को रोक सकता है। अपने पास ग्रहणाधिकार भी रखता है, रोकने का अधिकार भी रखता है। जबकि अगर एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे तो सेलर हैज राइट ओनली टू डैमेजेस, केवल नुकसान की पूर्ति लेने का अधिकार रखता है टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ताकि कि उस कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति हो जाए, निष्पादन हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क ऑफ लॉस की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेल की बात करेंगे तो लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर, केवल क्रेता ही इसके लॉस को बियर करेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो बेच दी गई हैं तुरंत। ठीक है, जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल में उसमें वादा किया गया है, इसलिए लॉस विल बी बोर्न बाय द सेलर। ये सेलर का जिम्मेदारी होगी कि जो लॉस होगा वो सेलर की होगा। ठीक है, अब ये कहता है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा। तो ये कहता है सेलर इज एंटाइटल्ड टू स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। उसे वापस से बेचने का भी अधिकार रखता है वो, और वो अपने पास रोकने का भी अधिकार रखता है। तो ये जो चीज है वो सेलर के पास में उसके प्राइस के लिए ये अधिकार है। ठीक है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में कहता है अगर जो बायर है वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, नॉट कैपेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होता है वो केवल स्यू करने का अधिकार रखता है, ओनली फॉर डैमेजेस, केवल डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। और रीसेल के राइट की अगर बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट सेल में रीसेल का राइट नहीं होता है सेलर को, क्योंकि बायर उसका ओनर होता है, तो वो रीसेल नहीं कर सकता। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में चीजें अभी भी सेलर की ही है, तो ही कैन रीसेल द थिंग्स, क्योंकि वो अभी भी उसका ओनर माना गया है, अभी उसने उसका एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है। ठीक बात है, तो ये चीज एक समझ में आ जाती है कि एक तो इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट इन रैम क्या होता है, जस्ट इन पर्सोनम क्या होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सेल होता है वो रैम की बात करेगा और एग्रीमेंट टू सेल हमेशा पर्सोनम की बात करेगा। ये चीजें याद रखनी है आपको।
बहुत सारी चीजें हैं जो सेल को आपस में डिफरेंशिएट कराती हैं, जैसे हायर परचेज क्या होता है, या बेलमेंट और सेल में क्या अंतर होता है, या सेल और हायर परचेज में क्या अंतर होता है, या सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और मटेरियल में क्या अंतर होता है। इतना सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट सेल और एग्रीमेंट टू सेल में मतलब पता होना चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब बताऊंगी गुड्स की कैटेगरी में क्या क्या है और किन किन डेफिनेशन फॉर्म में किसको क्या कहा गया है। पहले मैं डेफिनेशन फॉर्म में बता देती हूँ किसको क्या कहा गया है। देखिए, ये कहता है बायर कौन है। बायर वो व्यक्ति है जो बाय करता है या एग्री करता है बाय करने के लिए। सेलर कौन है। सेलर वो व्यक्ति है जो सेल कर रहा है या एग्री करता है सेल करने के लिए। गुड्स क्या होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि गुड्स की ही क्लासिफिकेशन में अगला इसी में बताने वाली हूँ। तो गुड्स क्या है, ये कहता है सभी तरह के मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होंगी वो सब गुड्स हैं एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, मन मतलब हम गुड्स में क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में कंसेप्ट रखो कि जितने भी नॉन जो मूवेबल चीजें हैं वो कभी भी गुड्स नहीं मानी गई, केवल मूवेबल जो गुड्स हैं उन्हीं को गुड्स माना गया। ठीक है। और दूसरी चीज है मनी को कभी भी गुड्स नहीं माना गया। यहाँ मनी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मनी को क्यों गुड्स नहीं माना गया। देखो, एक बात याद रखना, मनी का मतलब यहाँ पे करेंसी से है। एट प्रेजेंट जो करेंसी है वो अगर मैं उसको बेचना चाहूं तो इट इज नॉट अलाउड। ये अनुमति नहीं है मुझे कि मनी को मैं बेच सकूं। मनी से कोई चीज खरीदना बेचना हो सकता है लेकिन मनी को बेच सकूं वो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि इस समय जो करेंसी है वो अब नहीं चल रही है, पहले चला करती थी, अब मैं उस मनी को करेंसी को बेच सकती हूँ या नहीं। जैसे चांदी के सिक्के हैं या सोने के सिक्के हैं या जो बहुत ही क्लासिकल कॉइन्स वगैरह होते हैं या जो पुरानी करेंसी जो अब नहीं चलन में है, क्या मैं उसको खरीद बेच सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल खरीद बेच सकती हूँ। तो एक सिंपल बात है कि जो लीगल टेंडर है मनी का जो इस समय चल रहा होगा एट प्रेजेंट, उसको बस आप नहीं बेच सकते। तो मनी वो कहा गया है जो लीगल टेंडर है। और उसके अलावा पुराना कोई सिक्का, पुराना कोई धातु जिससे मनी बनती है, उसको आप बेच सकते हो। दूसरी चीज है एक्शनेबल क्लेम। और एक्शनेबल क्लेम होते क्या है, जिन पर एक्शन किया जा सकता है, जो एक प्रॉपर्टी होती है और जिस पर दावा किया जाता है कि मैं इसका मालिक हूँ, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। तो अब आप कहोगे क्या शेयर और बॉन्ड खरीदे बेचे नहीं जाते। बिल्कुल खरीदे बेचे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सारे एक्शनेबल क्लेम्स में केवल शेयर्स और स्टॉक ऐसा किया गया है जिसको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि दीज आर गुड्स, इनको माल माना गया है। एक हमेशा याद रखना, एक्शनेबल क्लेम्स में केवल स्टॉक और शेयर्स ऐसे हैं जिनको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ये माल है। क्योंकि मैं आपको गुड्स की ही जो डेफिनेशन की गई है ना, उसी में एक केसवा बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चीजों में बदलाव किया गया और कैटेगरी क्लियर की गई कि क्या चीजें माल है और क्या चीजें माल नहीं है। तो इन सम अप मैं आपको समझा दूं कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सब माल मानी गई हैं सिवाय एक्शनेबल क्लेम के और मनी के। जो मनी भी कौन सी, लीगल टेंडर वाली, यानी एट प्रेजेंट जो करेंसी होगी। अब बात करते हैं सेल क्या है। सेल का मतलब है जब ट्रांसफर किया जाता है सेलर से बायर की तरफ और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसको सेल माना गया है। और एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें हम एक वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी से मतलब ओनरशिप से। प्राइस, प्राइस है कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसका प्रतिफल है। और प्राइस हमेशा ये कहता है, प्राइस हमेशा मनी के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर चीजों के फॉर्म में हुई तो वो बार्टर हो जाएगा, वो सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब ट्रांसफर की बात करता है तो ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, यानी ये वादा करना कि इसका स्वामित्व का मैं स्थानांतरण कर दूंगा। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, जो गुड्स की बात कर रहे हैं कि गुड्स क्या क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि गुड्स क्या है। तो जो सेक्शन 6 है गुड्स के लिए, सेक्शन 6 ने बताया है कि हमारे माल किसको कहा गया है। तो सेक्शन 6 ने ये कहा कि गुड्स क्या होती हैं। देखो, ये कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स, जैसे शेयर, स्टॉक्स, क्रॉप्स, ट्रीज, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एक्सेट्रा, ऑल दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। पैसे के बदले में इनको खरीदा बेचा जा सकता है।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं कि गुड्स से संबंधित एक केस लॉ हुआ था 1936 में। मैंने अभी अभी आपको ये बोला कि चाहे वो ट्रेडमार्क हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर या गैस हो, वो सब मनी के बदले में बेची खरीदी जा सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 1936 अक्टूबर में एक केस लॉ हुआ था जो कि रास बिहारी सिंह और एम्परर के खिलाफ था। कलकत्ता का ये केस था। इसमें क्या हुआ था, इन लोगों ने जो कलकत्ता जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी बिजली को चुरा लिया था और उसको चुरा करके मिसयूज किया था। और मिसयूज किया था, एक तो चुराया और चुरा करके डिसऑनेस्ट कंजम्पशन भी किया था उसका। ऐसे जब किया तो उनके ऊपर केस फाइल हुआ और जब केस फाइल हुआ तो वो हार गए वो केस। इसके लिए फिर उन्होंने पिटीशन दायर की कि क्योंकि सर बिजली तो कभी भी गुड्स की कैटेगरी में ही नहीं है और जब गुड्स की कैटेगरी में नहीं है तो हम तो डिफॉल्टर है ही नहीं। तब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, ये केस जब देख रहे थे उन्होंने इस चीज को बहुत ही गहराई से लिया और उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए जरूरी से, कि इसमें पानी को, बिजली को और एनर्जी को गुड्स की कैटेगरी में डाला जाए। तो मैं आपको बता दूं इस केस लॉ में हालांकि उनको बिजली चुराने की वजह से उन्हें सजा दी गई थी, बिजली को उस समय गुड्स नहीं माना जाता था, इसलिए उनको उस पर केस नहीं चलाया गया। समझ, इस मुद्दे पर केस नहीं चला। लेकिन क्योंकि उन्होंने डिसऑनेस्ट फॉर्म में थेफ्ट किया था बिजली का और मिसयूज किया था, कंजम्पशन जो किया था वो डिसऑनेस्ट कंजम्पशन था, इस वजह से उनको उस पर जुर्माना भी देना पड़ा और जेल भी भुगतनी पड़ी थी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तब से यानी 1936 में जो केस हुआ था ना, तब से बिजली को, पानी को और एनर्जी को, इनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया। उससे पहले तक नहीं थी। ये केस लॉ बहुत ही माइलस्टोन केस लॉ है। तो आप ये मान लो कि लैंडमार्क है एक तरीके से हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि गुड्स की कैटेगरी की आप जब बात करोगे तो आपको ये केस लॉ जरूर कोट करना चाहिए कि रास बिहारी सिंह और जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो केस है वो किस तरीके से गुड्स की कैटेगरी में डेफिनेशन क्लियर करता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। गुड्स कितने तरीके की होती हैं? जनरली गुड्स को हमने 3 मेन क्लासिफिकेशन किए हैं। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरी चीज होती है फ्यूचर गुड्स और तीसरी चीज होती है कंटिंजेंट गुड्स। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो, ये या तो ओन्ड होनी चाहिए या पजेस्ड होनी चाहिए सेलर के द्वारा, यानी सेलर को उन चीजों पे उसका मालिकाना हक हो या वो उसके अधिकार में हो, तब तो माना गया एग्जिस्टिंग गुड्स है, यानी वर्तमान गुड्स है, प्रेजेंट है उस समय पर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो रहा है। ये भी 3 तरह की होती है, देखिएगा, स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स यानी जिसको क्लियरली स्पेसिफाई किया जाए, जिसको ऐसा समझ लो जैसे आप फ्रूट मार्केट में जाओ और आप कहो कि मुझे आम का खरीदी करनी है, तो आम आपने कहा है, आपने ये नहीं कहा मुझे फ्रूट्स खरीदने हैं। समझ रहे, फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं वहां पे, लेकिन आम की बात कर रहे हो तो आम वाले ही फ्रूट सेलर के पास आप जाएंगे। आप एप्पल वाले फ्रूट सेलर के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे मैंगो खरीदना है। समझ रहे हैं? तो ये कहता है एग्जिस्टिंग गुड्स में बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, यानी मैंगो की बात कर रहे हैं आप। दूसरी चीज कहता है एसर्टेन गुड्स। अब मान लीजिए मैंगो वाले वेंडर के पास आप जाते हो और उसने 3 कैटेगरी बना रखी है और तीनों कैटेगरी की क्वालिटी अलग है और तीनों कैटेगरी की प्राइसिंग भी अलग है। आपने कहा मुझे ये वाली क्वालिटी चाहिए, जैसे हापुस आम के लिए हो सकता है, लंगड़ा आम के लिए या कोई और भी क्वालिटी का जो आम है उसकी क्वालिटी के हिसाब से या उसकी फ्रेशनेस को देखते हुए आपने चूज किया है, इसका मतलब आपने एसर्टेन कर दिया। अब उस सेलर के पास एक बाउंडेशन होगी कि आपको वही चीज है जिस चीज को आपने स्पेसिफाई कर दिया है। आम तो स्पेसिफाई किया, बस उसकी क्वालिटी को भी स्पेसिफाई कर दिया, तो जिस क्वालिटी को आपने स्पेसिफाई किया वो उसी की कीमत लेगा, उससे लोअर क्वालिटी के लिए वो उस कीमत को नहीं वसूल कर सकता। और तीसरी चीज होती है अनएसर्टेन। आप आम के ठेले पर जाते हो और आप कहते हो 2 किलो आम दे दीजिए, तो वो कोई से भी 2 किलो आम दे सकता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो आपसे ये वाली क्वालिटी का आम मांगा था। तो आपको समझ में आया होगा कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स है वो 3 तरह की हैं। एक होता है स्पेसिफिक गुड्स, जिसका मतलब है फ्रूट सेलर के पास जाकर के आप मैंगो की डिमांड करें। दूसरी चीज होती है एसर्टेन। एसर्टेन का मतलब मैंगो में पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर प्राइस की चीज को आपको चाहिए। और अनएसर्टेन यानी मैंगो तो चाहिए पर कोई सा भी चलेगा। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर गुड्स। जब जैसा अभी अपन ने बात करी कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगी वो उस समय उसकी ओन्ड या पोजीशन में होनी चाहिए, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, अभी नहीं है उसके पास,
ना उसके पास पोजीशन में है, लेकिन वो आ जाएंगी। ओनर की बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन में नहीं है। जैसे एक कारपेंटर है, वो उसके पास लकड़ी है, टिम्बर है, वो उसका फर्नीचर बना देगा, पर अभी बना हुआ नहीं है, तो ये फ्यूचर गुड्स है। आप ये कहोगे कि इस वाली क्वालिटी का मुझे सोफा सेट बनवाना है, तो वो बन जाएगा विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो फ्यूचर गुड्स है। तो ये कहता है they are not possessed by the seller at the time of the contract but will be produced या procured or supplied by him in the future। चाहे वो प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो प्रोक्योर करेगा, या वो सप्लाई करेगा, एज पर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स। जिस भी तरीके की चीजें बन सकती हैं वो। तो ये कहता है इट इज सिमिलर टू द गुड्स इन एन एग्रीमेंट टू सेल। आप मान लेना फ्यूचर गुड्स जो होती हैं वो हमेशा एग्रीमेंट टू सेल वाले मामला होगा, क्योंकि वो भविष्य में आपके सामने आएंगी। अब तीसरी चीज होती है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब होता है कोई ना कोई कंडीशन इसमें जुड़ी हुई होगी। हालांकि ये फ्यूचर गुड्स होंगी, पर साथ में आप याद रख लेना कंडीशन भी होगी। और कंडीशन गुड्स का मतलब है कि कोई ना कोई शर्त उसमें जुड़ी हुई होगी। ठीक है, अगर बरसात होती है तो फसल होगी, और फसल होगी तो मैं 500 बोरी गेहूं आपको बेच दूंगा। तो बरसात का होना और फसल का होना और उसके बाद 500 बोरी गेहूं का आपके साथ में डील का होना, ये कंटिंजेंट गुड्स है। फ्यूचर गुड्स तो ठीक है कि फसल होएगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन बरसात होएगी तब अच्छी फसल होएगी, तब मैं आपको 500 बोरी गेहूं बेच दूंगा। होपफुली आपको ये गुड्स की कैटेगरी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर गुड्स क्या है, स्पेसिफिक गुड्स क्या है, एसर्टेन गुड्स क्या है, प्रेजेंट गुड्स क्या है, या कंटिंजेंट गुड्स क्या है। मैं बहुत क्लियर आपको समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ कंफ्यूजन है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है आज का, और ये जो केस लो मैंने आपको बताया गुड्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो आपको समझ में आएगा। और आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आंसर में आप वेटेज बढ़िया लेके आएंगे, ताकि कि आपकी मार्क्स भी बढ़ें, और यही मेरा मोटिव है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो के आपके राइट साइड में, लोअर साइड में एक आइकन बना हुआ है, आप उसे प्रेस कीजिए तो आप सब्सक्राइब कर जाएंगे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आपको नए नए वीडियोस आपके नोटिफिकेशन इनबॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली।